नमस्कार दोस्तों, यूआईएस एकेडमी पर फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, कहीं ना कहीं भारतीय राज्य व्यवस्था में उसके भारत के संविधान के विकास क्रम से लेकर वर्तमान समय तक बहुत सी ऐसी घटनाओं का एक श्रृंखलाबद्ध तरीका रहा है, जिसमें हमने न जाने कितने चीज़ों को सीखा, न जाने कितनी चीज़ों को जाना। लेकिन मुद्दा बार बार आपके सामने यही आता है कि सर, हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, इन्हें कैसे किया जाए। इसी सीक्वेंस में मैं आपके सामने एक लिस्टिंग सीरीज लेके आया हुआ हूं, जहां आपको एक ही जगह सारी एक्ट, सारे नियम कानूनों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती चली जाएगी। आज के पहले क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के विकास क्रम को देखेंगे, जिसमें भारतीय संविधान का, भारत का संवैधानिक विकास हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनते हुए दिखाई देगा। आप लोग हमारे एप्लीकेशन सुमित स्टडी पॉइंट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यह पीडीएफ आपको वहां अवेलेबल हो जाया करेगी। चलिए, सबसे पहले भारत के संवैधानिक विकास क्रम की यदि हम बात करें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, जिसमें सबसे पहले कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमें दिखाई पड़ती है। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि जिस समय यहां पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उस समय किसे यहां का प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के पद का नाम दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों, जिनमें बंबई, मद्रास एवं कलकत्ता का नियंत्रण प्रदान किया गया। कहीं ना कहीं भारत में अब गवर्नर जनरल का पद एक महत्वपूर्ण पद धीरे धीरे बनता जा रहा है। इसी सीक्वेंस में 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, जिसमें संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल ज्यूडिकेटर एक्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। गवर्नर जनरल की परिषद व सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों को सीमांकित करने का प्रावधान किया गया। तो कहीं ना कहीं एक बार हमें राजनीतिक और न्यायपालिका के बीच में डिस्प्यूट अराइज होते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके का बाउंड्री लाइन निर्माण करने की बात की गई। सर्वोच्च न्यायालय पर कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई पर रोक भी लगाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की यदि मैं बात करूं तो भारत के कंपनी के अधीन क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र इसको घोषित किया गया और इसी एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना की जाती है, जिसे हम नियंत्रण परिषद के रूप में जानते हैं। आपको यह भी कमेंट करके बताना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। साथ ही साथ डायरकी की हमें शुरुआत देखने को मिलती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए, अर्थात जो व्यापारिक और राजनीतिक मामले थे, पॉलिटिकल एक्सपेंशन और ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड चीजों को अलग अलग डिफाइन किया जाने का प्रयास पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किया जाता है। साथ ही साथ कंपनी की अगर हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793 की, तो कंपनी के प्रशासनिक कार्यों एवं संगठन में सुधार किए जाते हैं। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन भारी राजस्व से देने का भी प्रावधान किया गया है। भारतीय क्षेत्रों में निम्नलिखित विधियों को प्रशासन की नींव एवं न्यायालय को सभी कानूनों व विनियमों का अधिकार प्रदान किया जाता है चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत। यदि हम बात करते हैं, अब हमें कहीं ना कहीं भारत में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप की नीति से बढ़कर हस्तक्षेप की नीति दिखाई पड़ने शुरू होती है। इसी क्रम में चार्टर एक्ट इंडिया में लाया जाता है, जिसमें सबसे पहले भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ होने वाले चाय के व्यापार को अभी कंपनी के हाथ में एक साथ करके रखा हुआ था। साथ ही साथ इसी क्रम में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव भी पड़ती है। आपने इतिहास में शिक्षा विवाद को भी देखा होगा, कैसे प्राच्यवादियों और ओरिएंटल और वेस्टर्न के लोगों के बीच में एक डिस्प्यूट दिखाई पड़ता है कि हमें शिक्षा की भाषा रखना क्या चाहिए, जिसमें प्रिंसिप बंधु भी हमें दिखाई पड़ते हैं। भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश व धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सके। यह एक हिडन चाल थी उनकी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके अपने आप को मजबूत कर सकें। 1833 एक्ट को हम पढ़ते हैं, जिसका एक अन्य नाम है सेंट हेलेना एक्ट।
भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह एक निर्णायक भूमिका निभाता है। अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, जिसमें पूरे भारत की भूभाग पर उसका कंट्रोल स्थापित होता है। इसी एक्ट के तहत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, जिसका उन्मूलन 1843 में होता है और इसका संबंध एलन ब्रो से हमें दिखाई पड़ता है। संपूर्ण देश के लिए एक बजट का प्रावधान भी 1833 के एक्ट में हमें दिखाई पड़ता है। 1853 की यदि हम बात करते हैं तो विधायिका का विस्तार किया गया, साथ ही साथ सिविल सेवा परीक्षा में खुली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाने लगा कि अब कहीं भी किसी के रेफरेंस से किसी का अपॉइंटमेंट नहीं होगा। अब प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाकर उस पर लोगों की नियुक्ति की जाएगी। यह समय काल डलहौजी का था और आपने डलहौजी के बारे में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में डिटेल में पढ़ाई की रखी होगी। इसी क्रम में 1757 की क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश ताज के अधिनियम पारित होते हैं। अब भारत में कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था। भारत शासन अधिनियम 1858 की यदि मैं बात करूं तो भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। साथ ही साथ भारतीय परिषद का गठन किया गया और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया। भारतीय संसद को मैग्ना कार्टा के नाम से इस समय जाने जाने लगा। साथ ही साथ यदि हम बात करें 1861 भारतीय परिषद अधिनियम की, तो प्रांतों के गवर्नर व वायसराय के अधिकारों में वृद्धि होते हुए हमें यहां दिखाई पड़ती है। परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी हमें यहां क्लियरली दिखाई पड़ता है। विभागीय प्रणालियों की शुरुआत होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंटल सिस्टम यहां पर देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की, तो विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि होना, साथ ही साथ बजट पर चर्चा का अधिकार। यह प्रश्न स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है कि बजट पर चर्चा का अधिकार कहां दिखा। साथ ही भारत में प्रथम बार चुनाव के तत्वों का प्रावधान भी हमें दिखाई पड़ता है। भारतीय परिषद अधिनियम, जिसके बारे में आप सभी को एक विस्तृत जानकारी होगी, जो सुप्रसिद्ध है मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से, जिसने सेपरेट इलेक्टोरल या फिर पृथक निर्वाचन मंडल के गठन की जाने की बात की थी, तथा मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया था। पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान के अधिकारों को भी यहां हम देख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे हमको जानना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन के रूप में यह प्रसिद्ध है। इसमें द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया था, जिसमें कुछ हस्तांतरित कुछ अहस्तांतरित विषयों को रखा गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया का प्रारूप हमें यहां दिखाई पड़ता है। प्रथम बार केंद्रीय बजट में राज्यों के बजट से अलग किया गया। साथ ही साथ सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई थी। यदि हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम की, तो बाबा साहब अंबेडकर ने भी इस बात को स्वीकृति प्रदान की थी कि भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा हमने 1935 भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। आइए देखते हैं किन किन प्रमुख पहलुओं को इसके बारे में बताया गया है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। इसी के साथ भारत में केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका हुई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना एवं संघीय न्यायालय का प्रावधान हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। लास्ट में हम सबसे अंत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जानते हैं, जिसमें भारत व पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना की गई, जिसके भारत का अलग संविधान बना और पाकिस्तान का अपना एक अलग संविधान बना। आज की वीडियो में इतनी चीज़ों को हमने जाना, इतनी चीज़ों को समझा। आप इस पीडीएफ को हमारे एप्लीकेशन सुमित स्टडी पॉइंट प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके इस पीडीएफ को हमारे एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।